नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख के नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अब कोरोना के दूसरे लहर की समाप्ति की तरफ हम बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे अब ये मामले कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है। इसका मूल मंत्र लेकर आज हम ये कार्यक्रम में मेरे साथ दो खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं, जो कि इस बात पर आप सभी को सलाह देंगे कि आखिर क्यों कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बावजूद किसी भी तरीके से लापरवाही इस वक्त साफ तौर पर आने वाले समय में नई परेशानियों का कारण बन सकती है। साथ ही साथ अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं तो खुद को कैसे ठीक करें, और तीसरे वेव को लेकर देश के डॉक्टरों का क्या कुछ मानना है, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, मेरे साथ डॉक्टर दीपक साहू जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जुड़ रहे हैं, जो कि मौलाना आजाद मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं। दोनों डॉक्टर्स का मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले सिद्धार्थ सोनकर जी, सवाल मेरा आपसे होगा, क्या कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है देश में? देखिए चंदन जी, जहां तक समाप्त की बात कर रहे हैं तो समाप्त नहीं हुई है। हाँ, केसेस कम हुए हैं, तो केसेस अपने स्टेशनरी फेज पे पहुंच चुका है। केसेस दिन पर डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, तो कंप्लीटली समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी ये समाप्त करना अतिशयोक्ति होगी। हाँ, केसेस जरूर कम हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। जी, साफ तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ, हमने ये देखा कि कोरोना से इस बार की ये जंग कितनी मुश्किल थी और आखिरकार तकरीबन 1.5 महीने के बाद हम इस जंग को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है कि इस 1.5 महीने की जो तपस्या इस देश की रही है वो तपस्या व्यर्थ न जाए, इसके लिए आने वाले समय में देश की जनता जागरूक रहे। देखिए चंदन जी, तपस्या व्यर्थ ना हो इसलिए हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और जो अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो फॉलो करना ही है। उसके बाद वैक्सीन ड्राइव में हेल्प करनी है। मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट हो जाएं, उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य जो एज ग्रुप के लिए अलाउ किया गया है उन सबको वैक्सीन दिलवाएं। अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें और जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जैसे गाइडलाइन समय के साथ गवर्नमेंट बनाती आ रही है, जनता को बताती आ रही है, उसको फॉलो करें, तभी हमारी तपस्या सफल होगी। जी, हमें दूसरे डॉक्टर दीपक साहू की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर दीपक साहू भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। डॉक्टर दीपक, बीते 2 महीने देश के लिए काफी अहम रहे, काफी कठिन समय रहा। हमने ऑक्सीजन समेत तमाम जरूरी चीजों की आपूर्ति के बिना लोगों को मरते देखा। ऐसे में अब जब उस कोरोना संक्रमण के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं देश के अस्पतालों में कि आने वाले समय में तीसरे लहर को लेकर, पहला मेरा सवाल है कि तीसरे लहर को लेकर आप डॉक्टर्स का क्या कैलकुलेशन है? क्या ये आएगी, नहीं आएगी, आएगी तो कितनी प्रभावी होगी, बच्चों पर ही असर होगा, क्या है आपका कैलकुलेशन? देखिए ऐसा है, अगर हम बात करें थर्ड लहर की कि आएगी कि नहीं आएगी, अगर कोविड के प्रिकॉशन जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अगर फॉलो लोग नहीं करेंगे, जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई, अगर लोग जो कोविड की गाइडलाइन है उनको भूल जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड लहर भी आएगी। तो उस ये कंडीशन जी डॉक्टर साहब, जी हाँ, जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा भी कहा था कि अगर थर्ड लहर आ जाती है तो उसके अंदर बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, तो क्या क्या संभावना है, कैसे कैसे प्रिकॉशंस ली जाएंगी। तो मैं ऑब्वियसली पहली बात कहना चाहूंगा, अगर थर्ड लहर आती है तो उसमें केसेस बढ़ेंगे और ऐसा दिल्ली IIT ने बताया है दिल्ली में कि 40 to 50,000 केसेस पर डे आएंगे अगर थर्ड लहर आती है तो। लेकिन थर्ड लहर आएगी नहीं अगर हम कोविड के प्रिकॉशंस को प्रॉपर वे में फॉलो करें। जब तक हमें वैक्सीन नहीं लगती तब तक हम मास्क को फॉलो करें और 21 जून से 18+ को भी वैक्सीनेशन अच्छे बड़े लेवल पे स्टार्ट हो रहा है।
जो वैक्सीनेशन अपना लगवाते रहें और कोविड की प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें, जिससे कि थर्ड लेयर ना आए। और आ भी जाती है तो दिल्ली में या पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर बड़े स्तर पर उसकी तैयारी है। और रही बात बच्चों की, क्योंकि उनके अंदर तो अभी वैक्सीनेशन है नहीं, तो 18+ से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उनको प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में उनको समझाएं और उनको प्रिकॉशंस के बारे में बताएं कि किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं और कोविड की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, इस तरह से बचेंगे। बाकी ऑक्सीजन को लेकर पूरी तैयारियां जो है सरकार कर रही है और वैक्सीनेशन को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं। मैं ये सेम सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर आपसे भी जानना चाहूंगा। कैलकुलेशंस क्या है आप डॉक्टर्स की थर्ड वेव को लेकर? IIT दिल्ली की रिपोर्ट कह रही है कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन केंद्र सरकार के डॉक्टरों की जो टीम है उसने अभी इस प्रकार किसी लहर की चेतावनी को लेकर साफ तौर से इनकार किया है। आप डॉक्टर्स की क्या कैलकुलेशन है इस पर कि थर्ड वेव क्या आएगी, पहला सवाल, और अगर आएगी तो इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है? देखिए चंदन जी, हर एपिडेमियोलॉजिस्ट की एक अलग अलग राय है, अलग अलग एल्गोरिथम है। तो ये एक प्रेडिक्शन बेस्ड है, एक मॉडल होता है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर आएगी तो कितना आएगी। तो एक एल्गोरिथम है, इसको ये आप 100% नहीं मान सकते कि हाँ आएगी ही पहली चीज। तो अब आएगी तो देखा जाएगा। वैसे जिस आप सभी डॉक्टर दीपक साहू ने कहा, जो हमें आए या ना आए उस पर ज्यादा फोकस न करके हमें ये फोकस करना है कि हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मुझे एक बड़ा जनरल कॉमन सा सवाल है डॉक्टर सिद्धार्थ, वो ये है कि हम अगर थर्ड वेव को लेकर स्पेकुलेट कर रहे हैं तो क्या कोई भी वेव कैसे आती है एकदम से? क्या किसी नए वायरस के वेरिएंट के आने से, या फिर लोगों की केयरलेसनेस से ही ये वेव बनती है कि अगर अब हम अनलॉक कर रहे हैं और एक बार फिर लोग उसी तरीके से केयरलेस होकर बिना मास्क के घूमने लगे तो तीसरी वेव आएगी? या फिर एक ये नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस है कि वेव अपने आप आएगी, वायरस खुद को म्यूटेट कर फैलेगा? देखिए चंदन जी, तीनों बातें इंटरलिंक्ड है। एक तो वायरस का खुद का जो नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस है म्यूटेशन का, एक तो वो खुद रेप्लिकेशन है और म्यूटेशन भी होगा। दूसरा, अगर हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी होगा, और ट्रांसमिशन नए वेरिएंट से होगा तो रेट ऑफ राइज भी होगा, और रेट ऑफ राइज होगा तो हमारा जो हेल्थ इम्पैक्ट का जो रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ेगा। जब बर्डन पड़ेगा तो हम बहुत से केसेस को ऐसे भी होंगे जो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे या उतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसमें कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगी। तो ये सब इंटरलिंक्ड एक साइकिल है और एक दूसरे से लिंक्ड अप है। तो इसमें कोई एक फैक्टर को आप नहीं कह सकते कि सिर्फ इस फैक्टर की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज जो बताई जा रही है कि बच्चों में ज्यादा होगा, तो उसमें ये समझने की बात है कि जैसे हमारे इंडिया में है कि हम 18 के प्लस वालों को वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बना चुके हैं। 18 से कम वाले को भी हम वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं बना पाए हैं। तो 18 से जो प्लस वाले हैं वो जितने लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं या जो लोगों ने नेचुरली इन्फेक्शन से क्योर होकर जो एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप किए, तो वो कहीं ना कहीं मोर देन 90 to 95% प्रोटेक्ट हो चुके हैं। जो जूनियर बच्चे हैं 0 to 18 वाले, उनमें इन्फेक्शन का रेट ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए बनेगी कि वो प्रोटेक्टेड नहीं, उनको वैक्सीनेशन अभी नहीं दिया गया है। इसलिए भी एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बच्चों में इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब तीसरी चीज जो आपने पूछा कि इम्पैक्ट, तीसरी चीज जो भी आपने पूछा कि बच्चों में अगर हम कैसे मैनेज करते हैं, कि जो हमारी पेडियाट्रिक्स बच्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो जो बच्चों के मरीज के साथ जो तामीरदार होते हैं उस पर डिपेंड होती है। जो बच्चा है उसके जो बहुत सारे जो हमारे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसमें कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं कि एक बच्चे को आप एक एडल्ट को मैसेज दे दे कि आप यहाँ लेटे रहना है, इसको देखते रहना है, वो कर सकता है, लेकिन एक बच्चा नहीं कर सकता। तो पीडियाट्रिक्स केयर के लिए हमें कहीं कहीं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है। तो उसकी तैयारियां हमें रिसोर्सेज हैं हमारे पास, क्योंकि जब एडल्ट केसेस कम होंगे बच्चों पे तो वो वर्कफोर्स इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो तैयारियां हैं। थर्ड वेव अगर आती भी है तो जो हेल्थ सेक्टर वो इम्पावर्ड हो चुके हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर दीपक साहू, आप साफ तौर पर कोरोना संक्रमण के मामलों के इतर जो आम दिन प्रतिदिन में होने वाली बीमारियां उनको भी देखते हैं। अब मौसम भी बदलने को है, बारिश की मौसम की शुरुआत होनी है। डेंगू हर बार बारिश के मौसम में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इस बार की स्पेकुलेशंस डेंगू को लेकर क्या है, और क्या कोरोना के साथ डेंगू की दोहरी मार, हालांकि पिछले साल ऐसा नहीं हो पाया, पिछले साल हालांकि दिल्ली में तैयारियां दुरुस्त की गई सरकार के द्वारा, इस बार क्या डॉक्टर्स की तरफ से एहतियात जो है वो लोगों को बरतने को कहे जा रहे हैं? क्योंकि कोरोना से अभी लोग जो ठीक हुए हैं अगर वो
कल को डेंगू या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उनके लिए तो ये बड़ा ही मुश्किल का समय हो जाएगा फिर। ऐसा है ना, जब दो बीमारियां मिक्स हो जाती हैं, डेंगू हो, टाइफाइड हो और साथ में कोविड भी होता है, तो डॉक्टर को डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ जाती है, डिफरेंशियल डायग्नोज बनाने में कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि तीनों के अंदर फीवर की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो सबसे पहला मेरा यही कहना है सब लोगों को, और डॉक्टर से भी यही कहना है कि अगर फीवर की हिस्ट्री इस टाइम पे मिले या थोड़े दिन बाद, अब रेनी सीजन जो है देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या करना है, अगर फीवर आता है तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये टाइफाइड का है या इसमें डेंगू है या मलेरिया है या फिर हमारा ये कोविड के लिए है। पिछले ईयर अगर हम बात करें, जो प्रीवियस ईयर था, उसमें भी ऐसी सीन हुए थे कि मिक्सिंग हो जाती है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुरंत हमें डायग्नोज कराना है, और डायग्नोज जब तुरंत हो जाता है तो उसका, अगर कोविड पॉजिटिव वो आते हैं तो आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट देना है। ऐसा ना हो कि उसको टाइफाइड समझकर आप पूरे एरिया में घूमते रहें और उससे सभी लोगों को फैल जाए। तो इस वजह से भी एक ये कारण होता है केस बढ़ने का कि कुछ लोग चेक नहीं कराते और टाइफाइड, मलेरिया इसको मानकर घूमते रहते हैं या वायरल मानकर घूमते हैं, और वही जो है स्प्रेड करते चले जाते हैं और काफी दिक्कत जो है हो जाती है और कम्युनिटी स्प्रेड होता है, लोगों में फैल जाता है और एक पीक हमें देखने को मिलती है। तो सिम्टम आने पर, फीवर आए, हेडेक, बॉडी एक जो भी हो, तुरंत अपना कोविड का टेस्ट करें, गवर्नमेंट फ्री में कर रही है, और करने के बाद और आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट लें। ठीक है। लेकिन डॉक्टर दीपक, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, साफ तौर पर कोरोना से ठीक हो रहे लोग अब पोस्ट कोविड डिजीज से इफेक्ट हो रहे हैं। कितना डेंजरस है ये पोस्ट कोविड डिजीज से इफेक्ट होना और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखो, पोस्ट कोविड में जनरली मेरे पास भी पेशेंट एक ऐसा आया था कि कोविड नेगेटिव होने के बाद उसका जो सीटी स्कैन हमने कराया था, क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी, तो सीटी स्कैन कराया तो 12 रीडिंग आई थी, निमोनिया उसमें परसिस्ट कर रहा था। तो उस कंडीशंस पे दिक्कतें आ जाती हैं, किसी को खांसी जो है कंटिन्यू कर जाती है, किसी का कोई स्मेल नहीं आती और किसी को फीवर भी परसिस्ट करता है। ये जो है पोस्ट कोविड में दिक्कतें आती है, किसी को वीकनेस की दिक्कत आती है, तो हर का मैनेजमेंट अलग अलग है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो अपना डॉक्टर कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले। ये बातें माइंड में नहीं रहनी चाहिए कि हम नेगेटिव हो गए हैं तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं है या हमारे दिक्कत नहीं आएगी, डेथ नहीं होगी। मैंने ऐसा भी देखा है कि कोविड नेगेटिव होने के बाद भी डेथ हो जाती है, क्योंकि चेस्ट में इन्फेक्शन रहता है, निमोनिया बना रहता है, और वो निमोनिया जब बढ़ जाता है तो उस टाइम पे डेथ हो जाती है कोविड नेगेटिव होते हुए भी। अभी एक केस और आया था, अभी 10 मिनट पहले की मैं बात करूं, उसमें वो कोविड नेगेटिव है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बट वो कहता है कि मेरा सोचते सोचते सांस फूल जाता है। अब सर क्या करूं, बहुत पैसे भी उन्होंने खर्च कर दिए हैं, कोई डॉक्टर को दिखा रहे थे वो, तो अब इस तरह के भी पेशेंट मिलते हैं। तो इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन ये भी देखने को मिलता है। कभी कभी हमें एंजाइटी की वजह से भी सांस फूलने की फीलिंग आती है कि हमारा जो है ब्रीदिंग हमें डिफिकल्टी हो रही है, उसके कारण से वो सीटी स्कैन डेली कराते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि इस चक्कर में ना रहे, एंजाइटी डिप्रेशन को बिल्कुल दूर करें और योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति या प्राणायाम करें, जिससे कि वो स्ट्रेस और जो रिलीजिंग है वो हट सके और आप बिल्कुल फिट रह सको। ठीक है। सिद्धार्थ सोनकर पोस्ट कोविड डिजीज की बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर अभी भी अवेयरनेस लोगों में उतनी नहीं है। मैं आपकी मदद से लोगों तक, जो हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि आखिर ब्लैक फंगस को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या वो सिम्टम्स हैं जिसको देखकर लोग ये समझे कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या है एकदम इमीडिएट स्टेप थोड़ा, क्योंकि अभी भी ब्लैक फंगस को लेकर उतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। देखिए चंदन जी, पहले तो सिर्फ ब्लैक फंगस ही नहीं, ब्लैक फंगस इसलिए इतना हाईलाइट हो रहा है कि मीडिया में इसकी काफी चर्चा हुई, चाहे वो उसके ट्रीटमेंट को लेकर हो चाहे उसके सिम्टम्स को लेकर हो। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं पोस्ट कोविड के, वो सिर्फ ब्लैक फंगस के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और उनमें ज्यादा है जिनके अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है या फिर वो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है। जहां तक सिम्टम्स की बात है ब्लैक फंगस के, कई सारे सिम्टम्स हैं। आप वो विजुअली भी अगर आप नोटिस करेंगे, चाहे वो आई साइड की लालिमा हो, चाहे आंखों से पानी गिरना हो,
चाहे आपके स्किन पे स्ट्रेसेस आ रहे हो, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आप विजुअल होके अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि हमें कुछ तो एब नॉर्मल आपके शरीर में हो रहा है, उसको आप उस सिम्टम से मैच कर सकते हैं। और ये सिम्टम ये जरूरी भी नहीं है कि थंब रूल है कि ये सिम्टम्स हैं तो आपको माइकोसिस ही हो गया है। ये सब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें अगर ज्यादा आप इस चीजों पे आप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे बीइंग ए नॉन मेडिकल पर्सन, तो ये आपको लिए और कष्टदायक होगा। जो जैसे कि डॉक्टर साहू ने भी कहा कि ये डिप्रेशन एंजाइटी ये भी कहीं न कहीं इनहांस कर रहे हैं कोविड कैजुअलिटीज को और माइल्ड से मॉडरेट सिवियर कन्वर्ट करने में। तो मैं एक पब्लिक ओपिनियन बोलूंगा कि अननेसेसरी का बर्डन न लें कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन एक्वायर्ड हो गया है, आपको माइकोसिस हो गया है, आपको ये हो गया है, इन सब चीजों में ना पड़े। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आपको दिखती है, आपके बॉडी में चेंजेस हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद अपने आप से इन्वेस्टिगेशन करना बंद करें। कहीं कहीं ये चीजें लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, हम अब इस तरफ एक भी बात कर लेते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन के बाद, पहले तो ये वैक्सीनेशन की ही सवाल आपसे कर लेता हूं कि जिस तरीके से इस वक्त देश में वैक्सीनेशन की स्थिति है, आप डॉक्टर्स के कैलकुलेशन के मुताबिक कितना समय लगेगा पूरे भारत को वैक्सीन लगाने में? सरकार ने जो 2021 दिसंबर का डेडलाइन सेट कर रखा है, क्या इस समय में ये पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए चंदन जी, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बस इतना पता करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 18 से लेकर 65 तक या 70 तक या प्लस कितनी पॉपुलेशन है, उसको कैटेगराइज जैसे किया गया था कि हम पहले सीनियर सिटीजन को दिए 44 से प्लस वाले के, फिर 18 से 44 तक को दे रहे हैं। तो हमारे पास जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या टाउन वाइज या हॉस्पिटल वाइज उनके पास डेटा होता है, उस डेटा को हेल्थ केयर वर्कर के साथ पॉलिसी के साथ शेयर करना है। और पर स्टेट भी अपनी रिक्वायरमेंट भेज रही है कि उसके पास कितनी पॉपुलेशन इस एज ग्रुप की, कितना डोज हमें चाहिए और कितना टाइम चाहिए। तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो जैसे ही डोज मिलेगी और पर डोज पर डे में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके डोज के हिसाब से डोज डिमांड के हिसाब से, कितने पॉपुलेशन के हिसाब से वो अपने मैन पावर को बढ़ा देंगे और डोज की टास्क को टाइमली कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी डोज मुहैया हो रही है, कितने लोग उनके उस पे हैं और कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वैक्सीनेशन ड्राइव को के टास्क को अचीव करने के लिए। तो इसमें बहुत सब कुछ एल्गोरिथम ऑलरेडी बना हुआ है, पर जो अवेलेबिलिटी होती है सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर दीपक साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कोविड बूस्टर शॉट्स को लेकर अब लगातार सुनने को मिल रहा है, क्या है ये बूस्टर शॉट्स और क्या भारत में भी ये जरूरी होंगे? देखिए, जो बूस्टर शॉट है उसका अभी इतना तो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। इन जनरली देखें तो इन जनरली तो वैक्सीन को लेकर ही बात यहाँ पे चल रही है और उसका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। और अगर आप, मैं तो प्रॉपर वे में यही कहता हूँ लोगों से, पिछले बार भी यही कहा मैंने जब सेकंड वेव नहीं आई थी उससे पहले भी, कि अगर हम इस प्रॉपर इसकी प्रिकॉशंस को लेते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं आ सकती। और जो लोग आज आप देखिए कोविड की जो सेकंड वेव है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और आप बाहर जाके देख सकते हो क्या हाल है। अब भी लोगों ने मास्क को हटा दिया है, हटाने के कारण से वो उम्मीद हो सकती है कि थर्ड वेव भी दोबारा हमारे बीच आ जाए। तो ये लोगों में थोड़ी कमी आ जाती है जिसकी वजह से हमें इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो आपने रही बात बूस्टर वाली डोज की, तो इतना अभी इसका कोई एप्लीकेशन जो है देखने को नहीं मिल रहा है कि लगाई जा रही है नहीं है। तो अभी तो वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा है उसमें। अच्छा, एक दवा डॉक्टर दीपक साहू जो DRDO के सहयोग से बनी है 2DG, डॉक्टर्स उसको कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? क्या वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद खाने वाली ही दवा है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी, हालांकि अभी ये केमिकल शॉप पर इतनी आसानी से नहीं मिल रही, लेकिन इस दवा की इंपॉर्टेंस थोड़ी समझा दीजिए। देखो, जो DRDO की तरफ से जो 2DG मेडिसिन आई थी वो पहली बात तो किसी भी आम आदमी को नहीं मिल सकती विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, और ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। विदाउट डॉक्टर के नहीं मिलेगी, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन होगा तभी ये मिलेगी। और फिलहाल तो ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं या उनको ही ये दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें कोविड हो गया तो हम बाहर से मार्केट से जाके ले लें, तो ये वो नहीं है। अंडर सुपरविजन के देख रेख में ये मेडिसिन दी जा रही है और इफेक्ट भी देखने को इसके मिल रहे हैं। तो आम आदमी नहीं ले सकता इसको। जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट हैं
हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ये मिल सकती है और वहीं पर ये अवेलेबल है। और वैसे DRDO के जो सेंटर हैं उसके अंदर जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहां पर ये सबसे ज्यादा दी जा रही है, और हॉस्पिटल को भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से मिलती है। ठीक है सिद्धार्थ सोनकर, जिस तरीके से पूरा संक्रमण का दूसरे लहर में हमने प्रकोप देखा, कहीं ना कहीं हमने एक चीज की कमी महसूस की, वो थी कि स्किल सेट जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोग हैं उनमें स्किल सेट की ट्रेनिंग की हमने डेफिसिट देखी, जिसके कारण कई मौतें भी हुई। वेंटिलेटर्स पड़े हैं तो उनको ऑपरेट कैसे करना है ये नहीं पता, तमाम चीजें। बतौर डॉक्टर्स, बतौर मेडिकल कॉलेज जहां आप इस वक्त कार्यरत हैं, किस तरीके से अब आप लोग इन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि अगर फ्यूचर में थर्ड वेव की स्पेकुलेशंस जो है वो सच होती हैं तो इस बार ये डेफिसिट ना देखने को मिले? देखिए चंदन जी, ऐसा नहीं है कि स्किल सेट नहीं है। हो सकता है किसी को कम हो, किसी को ज्यादा हो, और जो स्किल सेट की बात होती है हर मेडिकल कॉलेज में रोस्टर वाइज होता है, हर किसी को हर चीज के लिए ट्रेंड किया जाता है। ये अचानक से ऐसे अब पेंडेमिक है, और पेंडेमिक में कोई भी चीज आप कितने भी आइडियलिस्टिक सिचुएशन रखें, आइडियलिस्टिक टास्क फोर्स रखें, स्किल फोर्स रखें, कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करना अपने आप में खुद में चैलेंज है। जहां पे और पॉपुलेशन बर्डन इतना ज्यादा हो, हेल्थ इंपावरमेंट, लो रिसोर्सेस हो, तो ये सिर्फ अगर इंडिया ही नहीं, अगर ऐसे बात कीजिए तो डेवलप्ड कंट्रीज का भी देख लीजिए, यूएस में है, यूरोप में भी है, वहां पे तो ये शिकायत नहीं थी कि वहाँ स्किल फोर्स नहीं थे, वहां पे कुछ स्किल फोर्स थे लेकिन कैजुअलिटीज हुई। तो कहीं ना कहीं चीजें हमें उसके हिसाब से भी सीखनी होती है। तो जहां तक हेल्थ सेक्टर के एम्पावरमेंट के साथ टास्क फोर्स, स्किल टास्क फोर्स की, तो उस पर वर्क किया जा रहा है और मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं आने वाली। वो अचानक से इतना बर्डन बढ़ा था कि चीजें हुई हैं, तो उन चीजों से भी सीखते हुए चीजों को एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है, अब आप दोनों डॉक्टर से मेरा एक ये सवाल नहीं बल्कि एक तरीके से लोगों के मन में जो भ्रम है अभी भी उसके निवारण को लेकर सवाल है। अभी भी अब मीडिया जहां तमाम गांव के इलाकों में जा रही है तो वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर अलग अलग थ्योरीज फ्लोट कर रही है। लोग कह रहे हैं कि डायबिटीज वाले ये लगाएंगे तो मर जाएंगे। ये जो मिसकंसेप्शंस, जो मिथ्स प्रिवेल कर रही हैं, आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आप दोनों के मुंह से लोग अगर इन बातों के जवाब को सुनेंगे तो शायद वैक्सीनेशन लगाने को लेकर प्रेरित हो, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण ये जो मिथ्स हैं वो जो इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं वो बताई जा रही है। देखिए चंदन जी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइन है, जो शुरुआत में दी गई थी कि प्रेग्नेंट वुमन को और फीडिंग मदर को वैक्सीनेशन से अलग रखा गया है। अब उसमें गाइडलाइन एक चेंजेस हुआ है कि फीडिंग मदर भी वैक्सीन ले सकती हैं। तो अभी जो अलग रखा गया है सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को रखा गया, उसके अलावा किसी को भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो वैक्सीन ना लें, चाहे वो डायबिटिक के हों, चाहे उनकी बाईपास सर्जरी हुई हो, चाहे उनको और एंटीबायोटिक थेरेपी पे या ट्रीटमेंट पे हो, तो कहीं भी ऐसा नहीं है। बाकी जो गांव और घर में जो मिथ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो डिपेंड हुआ जो थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकली या फिर जो सोशल सार्वजनिक जीवन में है उन लोगों के लूज स्टेटमेंट की वजह से हुआ है, जो जिसको उन्होंने बाद में सुधारा भी। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कहना, फिर अभी लास्ट वीक माननीय मुलायम सिंह जी का वैक्सीन लेना, तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप या जो रॉन्ग सेंस में चीजें प्रेजेंट हुई हैं जो नहीं होने चाहिए थे, वो कुछ ज्यादा डैमेज कंट्रोल किए हैं। लेकिन अभी लोग, जनता भी समझने लगी है। जो लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव में नहीं आ रहे थे वैक्सीन सेंटर तक, वो लोग खुद आ रहे हैं, लाइन लगा के वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, और वैक्सीन के लिए ये चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिवाइव हो गई हैं, इसमें बहुत ज्यादा अभी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर दीपक साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इस चर्चा में जो अब तक छूट रहा था, हम कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होते जरूर देख रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी उस बनस्पत क्यों नहीं कम हो पा रहा है? कल भी 6000 से ऊपर मौत के आंकड़े, 6000 के तकरीबन आंकड़े देखे गए। मौत का आंकड़ा इस बार कम होने में इतना समय क्यों ले रहा है? ये थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, मौत का आंकड़ा इसलिए है कि एक तो जो कोविड का जो वेरिएंट था वो भी काफी डेंजरस था। उसमें आपने देखा किसी का ऑक्सीजन 50 तो किसी का 60, इस तरह की जो चीजें देखने को मिली। साथ में पहले तो चलो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी, बट अब तो वो है, लेकिन डेथ अब भी हो रही है। तो उसके पीछे तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि लॉन्ग टर्म तक अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट रहता है और हम उसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड कंटिन्यू करते हैं, तो होता क्या है 15 से 20 दिन बाद
उसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाता है और फंगल इन्फेक्शन के कारण से जो है फिर वो डेथ हो जाती है। मोस्टली डेथ ऐसा देखा जाता है हॉस्पिटलाइजेशन में, आईसीयू पेशेंट में, कि अगर उनकी डेथ होती है वो तो कोविड नेगेटिव होने के बाद होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है और फाइब्रोसिस होने लगता है लंग्स का, और इसी तरह से जो है उनकी फिर डेथ की तरफ वो चले जाते हैं और डेथ हो जाती है। और रहे बात होम आइसोलेशन में है तो इतनी सीवियरिटी घर में होम आइसोलेशन में नहीं देखने को मिलती, और जो आईसीयू पेशेंट्स हैं उनके अंदर वहां एडमिट है 15 से 20-25 दिन हो गए हैं तो सीवियरिटी आ जाती है और जैसे डेथ हो जाती है फिर उनकी। ये है, इसलिए डेथ का डेथ बढ़ रहा है। ठीक, सिद्धार्थ सोनकर, डेथ का आंकड़ा इस बार कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आईसीयू पे पेशेंट्स पीछे से ही बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये आंकड़ा कम होने में समय लग रहा है। नहीं, एक चीज चंदन जी जैसा दीपक जी ने कहा वो उससे मैं एग्री कर रहा हूँ। एक चीज और भी है, सेकेंड फेजेस के बाद बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट गाइडलाइन में भी चेंजेस हुए, जैसे जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस थे वो घर पे भी केयर होने लगे, ठीक होने लगे, लेकिन जो हॉस्पिटल तक केसेस पहुंचे वो मैक्सिमम सीवियर केस कम है, पहली चीज। और दूसरी, सीवियर केसेस में जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है वो भी, उसका रिस्क भी हाई है, इसलिए वो डेथ ज्यादा दिखा रहा है। वो भी सीवियर केसेस के रिकवरी भी इंक्रीज हुई है, एक्टिव केसेस भी डिक्रीज हुए हैं, लेकिन केसेस ज्यादा इसलिए हैं कि वो सीवियर केसेस जो वहां पे उसमें रिकवरी रेट कम है। तो कहीं न कहीं वो माइल्ड मॉडरेट तो ठीक हो रहा है, लेकिन सीवियर केसेस में रिकवरी रेट की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, इसलिए भी वो डेथ रेट ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। अब एक हाई एंड तक पहुंचने पर जब हम रिकवर करते हैं तो डेथ रेट बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक साहू जी आपका और डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और निश्चित तौर पर निष्कर्ष चर्चा का ये निकाला जा सकता है कि भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हो, लेकिन सावधानी किसी भी तरीके से इस वक्त अगर हटेगी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। बहरहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ, तब तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी।